दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनिबस, और उसमें स्टोरी चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब अगला चैप्टर है दोस्तों, अ लेसन इन कॉशन। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं उन शिकारियों से यानी कि स्पोर्ट्समैन से सहमत नहीं हूं जो कि अपनी सारी असफलताओं का जो कि उन्हें जंगल में मिलती हैं जिम्मेदार ठहरा देते हैं अपने जोना होने को। दोस्तों, जोना बाइबल से रिलेटेड वर्ड है। अब जो शिकारी होते हैं उनके विचार, उनके ख्याल चाहे आशावादी हो चाहे निराशावादी हो। एक जानवर उनकी तरफ आ रहा है, या तो वो उसे गोली मारने के लिए बैठे हैं या फिर बैठे हैं उसकी फोटो खींचने के लिए। वो किस तरह से आएगा, कहां से आएगा, क्या करेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेगा वो जानवर करेगा। आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जानवर जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, और खास तौर पर वो जानवर जो कि अपनी जीवन रक्षा करते हैं अपनी इन शक्तियों की वजह से, यानी कि सुनने और देखने की शक्ति। ये घने जंगल में रहते हैं, शांति के वातावरण में रहते हैं, शहरों और नगरों से दूर हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं सुन पा रहे, वो भी हमें नहीं देख पा रहे। अब जो शिकारी असफल होते हैं जंगल में, एक तो वो उस जंगली जानवर की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि वो देख नहीं पाएगा। और दूसरी कमी उनके अंदर ये होती है कि वो बिना हिले डुले मचान पर बैठ नहीं पाते हैं। और उसके बाद एक ही बात बोली जा सकती है, क्या कहूं इस इंसान को, गलती खुद करता है, दोष देता है भगवान को। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर आप कार्निवोरस जानवर के इंतजार में बैठे हो तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्निवोरस की सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। इस बारे में एक बात मुझे याद आ गई और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मार्च के महीने का एक दिन था, पतझड़ का मौसम था। वृक्षों की पत्तियां एक एक करके नीचे गिर चुकी थी। एक तरह से पत्तियों का कालीन बिछा हुआ था। और यह स्थिति ऐसी स्थिति थी कि इसमें कोई भी जानवर अपने पैर रखता तो उससे आवाज होती। अब एक बार की बात है, मैं एक टाइगर के पीछे जा रहा था जिसकी कि मैं फोटो खींचना चाहता था। वहां बहुत सारी पत्तियां थी, लंगूर अलार्म कॉल कर रहे थे और मैं आगे बढ़ रहा था। अब जब मैं टाइगर से 70 यार्ड्स की दूरी पर था तो वहां पर एक ओपन ग्लेड थी जिसकी लंबाई थी 50 गज की, चौड़ाई थी 30 गज की। अब उस ग्लेड की एज पर टाइगर से आगे एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी लताएं लिपटी हुई थी। अब जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर वो पेड़ दो हिस्सों में बटा था, यानी कि उसमें से दो शाखाएं निकली थी। मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि वो टाइगर दोपहर बाद उठेगा और इस ओपन ग्लेड से निकलेगा, क्योंकि ये जो ग्लेड थी उसके और उसके एक शिकार जो कि था एक सांबर डियर, जो उसने सुबह ही मारा होगा और जिसको मैं पहले ही देख चुका था। तो अगर उसे शिकार तक जाना था तो इस ग्लेड को पार करना था। अब क्योंकि जहां पर शिकार पड़ा था वहां पर घनी झाड़ियां नहीं थी और टाइगर छांव में आराम करना चाहता था, तो वो जहां पर घनी झाड़ियां थीं वहां चला गया था। लेकिन लंगूर थे कि उन्होंने
उसे देख लिया था और सिर्फ देखा नहीं था, शोर भी मचाना शुरू कर दिया था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि यह बहुत जरूरी है कि अगर आप लेपर्ड या टाइगर का पीछा कर रहे हो, पैदल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शिकार है किस तरफ। अब चाहे वो टाइगर या लेपर्ड घायल हो, आप उसका पीछा कर रहे हो, या फिर आप उसकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो एक नॉर्मल टाइगर या लेपर्ड हो, आपको सावधान उतना ही रहना पड़ेगा और आपको भरोसा करना पड़ेगा पक्षियों की चहचहाहट और अलार्म कॉल से और दूसरे जंगली जानवरों की अलार्म कॉल से। आपको जंगली जानवरों और पक्षियों की आदतों के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर वक्त आपकी सुरक्षा के लिए या आपको आगाह करने के लिए कोई जानवर आ जाएगा। हालांकि ऐसे मौकों पर जो पक्षी आपकी मदद करते हैं वो होते हैं जंगली मुर्गे यानी कि जंगल फाउल, पी फाउल यानी कि मोर, और व्हाइट कैप्ड बैबलर्स। और जो जानवर आपकी मदद करते हैं वो होते हैं बार्किंग डियर यानी कि काकड़, सांबर डियर और पेड़ों पर बैठे वॉचमैन यानी कि लंगूर। अब जिस टाइगर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी फोटो खींचना चाहता था, घायल नहीं था और ये बात मुझे मालूम थी, अगर मैं चाहता तो उन झाड़ियों के अंदर यानी कि घनी झाड़ियों के अंदर उसे ढूंढने के लिए घुस सकता था। लेकिन ऐसा करते वक्त मैं उसे डिस्टर्ब कर देता और शायद मेरा अपना पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लंगूरों पर भरोसा करूंगा, उनकी हरकतों को देखूंगा और उससे मुझे मालूम चल जाएगा कि इन घनी झाड़ियों में टाइगर है भी कि नहीं, और ऐसे में टाइगर की पोजीशन का पता भी कर लूंगा और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि वो पेड़ जिस पर लताएं लिपटी हैं मेरे लिए सूटेबल रहेगा। तो बड़ी ही सावधानी के साथ बिना कोई आवाज किए मैं उस तरफ बढ़ता रहा, लताओं से भी बचता रहा, पत्तों से भी बचता रहा और मैं चढ़ गया 20 फीट ऊंची उस फोर्क पर, जहां से वो पेड़ 2 शाखाओं में बटा हुआ था। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मैंने बहुत ही ध्यान से घात लगा के उस टाइगर को देखा, जहां पर लताएं थीं, बहुत सारी शाखाएं थीं, और अगर मैं सावधानी नहीं बरतता तो पूरी संभावना थी तो टाइगर मुझे देख लेता। तो जिम कॉर्बेट उस फोर्क के पास चढ़ गए, पत्तियों के बीच से इतनी जगह बना ली कि उन्हें वो ग्लेड नजर आए जिस पर आने की संभावना थी उस टाइगर की। अब वो आराम से बिना कोई आवाज किए बैठे थे और उन्हें इंतजार था उस टाइगर का जिसके की आने की संभावना थी किसी भी वक्त। अब जब मैं 1 घंटे तक बैठा था तभी 2 मादा हिरण झाड़ियों से निकली और सामने की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद 2 बर्ड्स वहां से उड़ी और चिड़चिड़ाते हुए थोड़ी दूर चली गई। हालांकि ये अलार्म कॉल थी नहीं और वो बर्ड्स अलार्म कॉल करती भी नहीं थी, लेकिन जिम कॉर्बेट ये समझ चुके थे कि टाइगर ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है। अब कुछ मिनट्स के बाद जिम कॉर्बेट वो इलाका स्कैन कर रहे थे, अपनी आंखों को बाईं तरफ से दाईं तरफ सावधानी के साथ घुमा रहे थे। तभी उन्हें कुछ सफेद सफेद नजर आया। अब जो ये सफेद सफेद था 1 या 2 स्क्वायर इंच का था और उस ग्लेड से करीब 10 फीट की दूरी पर था। तो पहले तो काफी देर तक जिम कॉर्बेट उस सफेद चीज को देखते रहे। उसके बाद फिर स्कैनिंग चालू की, फिर स्कैनिंग करके उसी जगह पर अपनी निगाहें टिका ली जहां पर थी वो सफेद चीज। अब जिम कॉर्बेट को पूरा यकीन हो चला था कि ये सफेद चीज यहां पर पहले नहीं थी जब उन्होंने इस इलाके को पहले स्कैन किया था। और ये पक्का
वो सफेद निशान है जो कि टाइगर के चेहरे पर होता है। यानी कि इसका मतलब यह था कि जब जिम कॉर्बेट पेड़ पर चढ़ रहे थे, टाइगर ने उनकी आवाज सुन ली थी। हालांकि वो बड़ी ही सावधानी से चढ़ रहे थे, किसी भी तरह की आवाज नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहने हुए थे रबर सोल वाले जूते, लेकिन फिर भी टाइगर के कान बहुत तेज होते हैं। और जब टाइगर के जाने का वक्त आया था अपने शिकार पर, जो कि था करीब 70 गज की दूरी पर, तब उसने ये जांच कर लेनी जरूरी समझी कि वो जो आवाज आ रही थी, देखें तो जरा माजरा क्या है। अब करीब आधे घंटे तक वो सफेद निशान वहीं पर दिखता रहा। यानी कि टाइगर वहां पर लेटा हुआ था, देख रहा था कि आवाज आई तो आई कहां से थी। लेकिन जब उसे लगा कि यहां पर कोई खतरा नहीं है, तो वो खड़ा हुआ, जम्हाई ली, अंगड़ाई ली और चल पड़ा अपने शिकार की तरफ। अब जब वो ग्लेड में एंटर कर रहा था, तो पहले उसने बाएं देखा, फिर उसने दाएं देखा और फिर वो चल पड़ा शिकार की तरफ। उस पेड़ के नीचे से निकला जिस पर बैठे थे जिम कॉर्बेट, और फिर क्रॉस कर गया ग्लेड को। कॉर्बेट बोलते हैं कि जब मैं मचान को देखता हूं, किसी भी मचान को जिसे कि बनाया गया है कार्निवोरस जानवर को मारने के लिए, और जब मैं देखता हूं कि वहां पर टहनियां गिराई गई हैं, छोटे छोटे डंठल गिराए गए हैं और क्लियर व्यू मिल जाए इसलिए पेड़ की पत्तियां भी गिराई गई, और जब मुझे वहां पर कूड़े का ढेर दिखता है, तो मुझे यह भी समझ में आता है कि बहुत सारी आवाज हुई होगी इन डालों, इन पत्तियों को काटने के लिए, और उसे सुन लिया होगा टाइगर ने। तो जो लोग बोलते हैं कि वो करीब 100 बार मचान पर बैठे टाइगर के इंतजार में, लेपर्ड के इंतजार में, लेकिन फिर भी ना तो टाइगर आया ना लेपर्ड आया, ये हमारी असफलता कारण है, क्योंकि जोना ने ऐसा किया। और दोस्तों, फिर मैं याद दिला दूं, जोना बाइबल का एक वर्ड है। तो कॉर्बेट बोलते हैं कि ना तो ये भाग्य का योगदान है, ना ही जोना का योगदान है। ये योगदान है उन गलतियों का जो आपने की, जोरदार आवाज की, वहां इतना कूड़ा करकट फैलाया कि टाइगर को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि पिछली बार जो रुद्रप्रयाग का मैन ईटर लेपर्ड था, हमारे हाथ से निकल गया था, उसका कारण यह नहीं था कि हमने कुछ ऐसा कर दिया था जो हमें करना नहीं चाहिए था, या फिर कुछ ऐसा नहीं किया था जो कि हमें करना चाहिए था। हमारी असफलता का एक ही कारण था, और वो था बुरा भाग्य, यानी कि बैड लक। ये बुरा भाग्य ही था, यानी कि बैड लक ही था कि वो इलेक्ट्रिक लाइट जो कि पौड़ी से भेजी तो गई, लेकिन मेरे पास उस वक्त नहीं पहुंची जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। या फिर जब लेपर्ड मेरे नजदीक था, मैं गोली मारने ही वाला था, आइबर्टसन के दोनों पैर की नस खिंच गई, वो हिला और आवाज हो गई। अब हमने साइनाइड लगाया, लेकिन लेपर्ड ने उसे खाया तो, लेकिन ओवरडोज हो गई, और साइनाइड की ओवरडोज काम नहीं करती, ऐसा मैंने सुना है। जिन ट्रैप लगाया तो लाते वक्त आदमियों ने उसे गिरा दिया, उसका एक दांत टूट गया और उस दांत की जगह से लेपर्ड का पैर निकल गया। अब जब आइबर्टसन वापस पौड़ी चला गया, हमारी असफलता के बाद उस 70 साल की बुजुर्ग महिला की बॉडी, जिस पर हमने गन ट्रैप और जिन ट्रैप लगाया था, लेकिन हम लेपर्ड को मार नहीं पाए थे। तो अब जब आइबर्टसन लौट गया था, अभी भी मेरी उम्मीदें कायम थी, मेरा उत्साह पूरे चरम पर था, उतने ही चरम पर था जितना था वो पहले दिन जब मैं रुद्रप्रयाग आया था इस मैन ईटर को मारने के लिए। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि मेरा उत्साह पहले दिन से भी ज्यादा है, क्योंकि अब मैं उस जानवर को पहचानता हूं, उसकी क्षमताओं के बारे में जानता हूं, जो कि मैं पहले नहीं जानता था। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और वो ये थी कि मैं किस तरीके से उस लेपर्ड को अलकनंदा नदी के एक ही किनारे पर रोकूं, यानी कि वो सस्पेंशन ब्रिज जिसको क्रॉस करके वो लेपर्ड
एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाता है, उसे कैसे बंद कर दूं। हालांकि देखा जाए तो ये बात गलत थी कि अगर मैं एक किनारे पर रोक दूंगा, मान लीजिए बाएं किनारे पर, तो बाएं किनारे के लोगों का भाग्य लेपर्ड के हाथ में रहेगा, यानी वो रोज अटैक झेलेंगे और दाएं किनारे के लोग आराम से रहेंगे। अब अगर उस बच्चे को भी गिन ले जिसको कि लेपर्ड ने मारा, तो अभी कुछ ही दिनों में अलकनंदा के बाएं किनारे पर लेपर्ड ने 3 लोगों को मारा है। और अगर मैं उस सस्पेंशन ब्रिज को खुलवा दूं जिससे कि लेपर्ड लेफ्ट किनारे से बाएं किनारे पर आता जाता रहे, तो हत्या की वारदातें तो लेपर्ड ईमानदारी से करेगा बाएं और दाएं किनारे पर, लेकिन मेरी मुश्किलें उसे ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, करीब करीब 100 गुना ज्यादा। और इससे गढ़वाल का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंसान की जान तो इंसान की जान है, चाहे वो बाएं किनारे पर जाए और चाहे जाए दाएं किनारे पर। तो भारी मन से दृढ़ निश्चय करके मैंने तय किया कि मैं उन पुल को बंद करवा दूंगा, यानी कि लेपर्ड रहेगा बाएं किनारे पर। और यहां पर मैं श्रेय देना चाहूंगा अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर रहने वाले हजारों लोगों को, जिन्हें मालूम था कि उनकी जान खतरे में है। बुरी आत्मा, दैत्य या आदमखोर तेंदुआ उनके ही इलाके में फंस चुका है, जा नहीं पा रहा है दाएं किनारे पर। लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों ने ना तो कभी कहा कि इन पुलों को खोल दो, और ना ही कभी जबरदस्ती कोशिश की खुद उन पुलों को खोलने की। अब जब पुल बंद करा दिए थे तो मैंने एक आदमी भेजा सारे गांव में खबर करने के लिए कि सावधान रहना, वो आदमखोर इसी तरफ है, पुल बंद है तो वो वारदात यहीं करेगा। और मैं खुद भी ये अवेयरनेस फैला रहा था, जितना मैं फैला सकता था। मेरे पैर जितना चलने की इजाजत देते थे मुझे, मैं उतना चलता था गांव गांव। मैं इतने गांव घूमता था, कभी किसी आदमी ने यह नहीं कहा कि आपने लेपर्ड को बाएं किनारे पर ही क्यों बंद कर दिया। वो बड़े इज्जत से मेरे साथ पेश आते थे और बूढ़े बुजुर्ग मुझे अपना आशीर्वाद भी देते थे। वो लोग, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बुजुर्ग हों, जिम कॉर्बेट का हौसला भी बढ़ाते थे कि ये लेपर्ड आपके हाथ लग जाएगा। हालांकि उन्हें खुद नहीं मालूम होता था कि पता नहीं उनमें से कौन उस आदमखोर का अगला शिकार होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि कल वो आदमखोर तेंदुआ मरा नहीं। कल नहीं मरा तो आज मर जाएगा, आज नहीं मरा तो कल या परसों, लेकिन मरेगा जरूर। अब दोस्तों अगला चैप्टर है द वाइल्ड बोर हंट। वो चरवाहा उस कटीली बाड़ के पास में आ गया था पिछली शाम। वो गुड़ और नमक पैक करके लाता था हरिद्वार के बाजार से। उसकी भेड़ बकरियां बुरी तरह से लदी थी, थकी थी, और ये महीना था मार्च का। कटीली बाड़ों को रिपेयर करना चाहता था जहां जहां से वो बाड़ टूट रही थी। क्योंकि वो बाड़ टूटी थी तो कुछ भेड़ बकरियां बाहर निकल जाती थी, और उनमें से एक भेड़ लेपर्ड के हत्थे चढ़ गई थी। यह हुआ था सुबह सुबह, जब उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी एक प्यारी सी बकरी, जो सबसे ज्यादा हट्टी कट्टी थी, सड़क के पास मरी पड़ी। अब जो जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर का व्यवहार देखा था पिछली रात, वो ये दर्शाने के लिए काफी था कि एक आदमखोर जो इंसान के ताल्लुक में 8 साल से रह रहा है, अपने आप को कितना चेंज कर लेता है। अब इतना तो तय था कि उस आदमखोर को बहुत ज्यादा शौक लगा था जब उसका पैर जिन ट्रैप में फंस गया था। करीब 10 गज तक उसने इस ट्रैप को कैरी किया था, बहुत जोर जोर से दहाड़ा था, और वो बहुत सदमे में था। और उम्मीद तो यही है कि जब वो जिन ट्रैप से आजाद हुआ तो किसी ऐसी जगह पे जाके छिप गया होगा जहां इंसानों की आवाजाही नहीं है, और वो वहां पर तब तक रहा होगा
जब तक उसे दोबारा भूख ना लग गई हो, और ऐसा हुआ होगा कई दिनों के बाद। लेकिन उसके बावजूद वो लेपर्ड उस शिकार के आसपास ही था, और वो उस पेड़ पर जिस पर कि हम लोग सो रहे थे मचान बनाकर उसके पास भी आया था, चेक करने के लिए कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये माजरा क्या है। लेकिन आइबर्टसन ने हमारे मचान के चारों तरफ लोहे की जाली लगा दी थी, इसलिए हम लोग सुरक्षित थे। क्योंकि ऐसा बहुत बार सुना गया है, क्योंकि ये बात कोई अनसुनी बात नहीं है कि आदमखोर तेंदुए ने उन लोगों को ही मार दिया जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे थे मचान पर बैठकर। अभी भी जिस वक्त मैं ये बात आपको बता रहा हूं, सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि मध्य प्रदेश में अभी एक ऐसा आदमखोर है जिसने कई शिकारियों को मार दिया है जो कि उसे मारने आए थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक वो आदमखोर 40 इंसानों को मार चुका है, शिकारियों को भी मार देता है और भांति भांति का भोजन करता है। यानी कभी इंसान, कभी भेड़ बकरियां, कभी गाय बैल। अपनी जिंदगी वो आराम से गुजार रहा है। अब वो आम के पेड़ तक विजिट करने के बाद वो आदमखोर गांव की तरफ के ट्रैक पे गया था और उस जगह तक पहुंचा था जहां पर था जंक्शन। और उस जगह पर जहां पर बहुत सारा खून मिला था जब उसने शिकार को मारा था, वहां जाने के बाद वो दाहिनी तरफ चला गया, नीचे की तरफ करीब 1 मील दूर तक। उसके बाद वो मुड़ गया तीर्थ यात्री रोड की तरफ, चला करीब 4 मील की दूरी तक। ये वो इलाका था जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती थी इंसानों की। जिस पूरे इलाके में यानी कि 500 स्क्वायर मील्स के इलाके में वो लेपर्ड वारदात करता था, अभी वो सबसे घनी आबादी वाले इलाके में था। जब वो रुद्रप्रयाग पहुंचा तो वो जो मेन स्ट्रीट थी रुद्रप्रयाग बाजार की, वो उस पर चला। आधा मील आगे जाने के बाद इंस्पेक्शन बंगलो के ग्राउंड को उसने अपने पंजों से खरोचा। वो बताना चाहता था कि तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं जहां तुम रहते हो। पिछली रात जो बारिश हुई थी उससे जमीन बड़ी नम हो गई थी, गीली थी, और उस पर लेपर्ड के पगमार्क और वो खरोचने के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। और यह भी नजर आ रहा था कि भले ही वो लेपर्ड जिन ट्रैप में फंस गया हो, लेकिन उससे उसके पैरों में किसी तरह की चोट नहीं आई है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद जिम कॉर्बेट ने उन पग मार्क को चेक किया और चल पड़े उनका पीछा करते हुए, जो कि जा रहे थे उस चरवाहे की बाड़ की तरफ। अब एक रोड का मोड़ था जहां से उस चरवाहे का कैंप करीब 100 गज की दूरी पर था, और यहां से लेपर्ड को नजर आ गई थी वो बकरियां जो कि बाड़े से बाहर निकल गई थी। अब वो लेपर्ड कभी बाएं किनारे पर गया, कभी दाएं किनारे पर गया, छिपते छिपते, झुकते झुकते बढ़ चला उन बकरियों की तरफ। अब उसने बड़ी वाली बकरी को मार दिया था, उसका चाट चाट के खून भी पिया था। फिर वो आ गया था रोड पर। अब कटीली बाड़ के अंदर वो चरवाहा अपनी बकरियों को देख रहा था, सबको नजदीक में खड़ा किया हुआ था। उसके कुत्ते चेन से, खूंटे से बंधे हुए थे। अब ये बड़े झबरीले बालों वाले कुत्ते जो पहाड़ पर चरवाहे अपने साथ रखते हैं, ये होते बड़े खतरनाक हैं, लेकिन उतने खतरनाक नहीं जितने कि इंग्लैंड के शीप डॉग होते हैं। जब भेड़ों का और बकरियों का झुंड चलता है तो ये कुत्ते उनके साथ में चलते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करते हैं। रात को ये बाड़े की सुरक्षा भी करते हैं, और मुझे पता है कि उनमें से 2 मिलके लेपर्ड को मार भी सकते हैं। दिन में जब चरवाहा कहीं बाहर चला जाता है तो दिन में भी ये कुत्ते बाड़े की सुरक्षा करते हैं। एक घटना मैंने सुनी है जिसमें इन कुत्तों ने एक आदमी को मार दिया था जो कि बाड़े को हटा के भेड़े निकालने की कोशिश कर रहा था।
अब कॉर्बेट ने पगमार्क ढूंढ लिए जब बकरी को मारने के बाद वो लेपर्ड रोड पर चला था। वो रोड पर चलता रहा। जिम कॉर्बेट उन पंजों के निशान का पीछा करते रहे गुलाब राय तक और फिर उसके 1 मील आगे तक। फिर एक रवीन यानी कि पहाड़ी नाला जो रोड को क्रॉस करता था, वहां से वो लेपर्ड ऊपर चला गया था। अब उस आम के पेड़ से इस रवीन तक लेपर्ड ने जो डिस्टेंस तय किया था वो था करीब 8 मील का। अब बिना किसी उद्देश्य के इतनी लंबी यात्रा कोई साधारण लेपर्ड करेगा नहीं, और रास्ते में वो किसी बकरी को मारेगा भी नहीं, वो भी तब जबकि उसे भूख ना लगी हो। अब करीब 1/4 मील की दूरी पर उस रवीन से वो चरवाहा एक चट्टान पर बैठा था, ऊन निकाल रहा था और अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल भी कर रहा था। अब उसने जो ऊन निकाला था उसको अपनी पॉकेट में रख दिया और फिर पकड़ी वो सिगरेट जो कि मैंने उसे ऑफर की थी। अब उसने पूछा कि आपने देखा कि उस बुरी आत्मा ने मेरे कैंप में क्या किया है? तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है कि उसने तुम्हारी बकरी मार दी है, और मैं तो कहता हूं कि जब तुम अगली बार हरिद्वार जाना तो अपने कुत्तों को ऊंट वालों को भेज देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कुत्तों में अब इतना साहस है कि वो बकरियों की सुरक्षा कर सके। तो उस चरवाहे ने सहमति में अपना सर तो हिलाया, लेकिन बोला कि साहब, हम इतने पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभव वाले लोग हैं, हम भी कई बार अपने ही हाथों से गलतियां कर देते हैं। मेरे कुत्तों में शेर का साहस है, वो किसी से भी लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, और ये कहना कि अपने कुत्तों को मैं ऊंट वालों को बेच दूं, ये मेरे कुत्तों का अपमान है। अब वो चरवाहा बोला, क्योंकि मेरा कैंप रोड के नजदीक है तो मुझे हमेशा यह डर रहता है कि कोई रोड से आ रहा होगा और मेरे कुत्ते उसे नुकसान ना पहुंचा दें, तो मैंने उन्हें चेन से खूंटे में बांध दिया था, खुला नहीं छोड़ा था। यही वजह है कि वो नहीं कर पाए सुरक्षा मेरी बकरी की। मेरे कुत्तों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बकरी की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने इतना जोर लगाया लोहे की चेन और खूंटे से छूटने के लिए कि उस चेन से उनकी गर्दन में गहरे घाव बन गए हैं। उन्हें ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। अब जब हम लोग बातें कर रहे थे तभी पहाड़ के दूसरी तरफ हमें एक जानवर नजर आया। जिस तरह से उसका साइज दिख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो हिमालयन भालू है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो था एक जंगली सुअर। अब वो सुअर भाग रहा था, उसके पीछे गांव के कुत्ते भाग रहे थे और उसके पीछे गांव के आदमी और बच्चे भाग रहे थे, हाथ में कुल्हाड़ी, दराती और लाठी लेकर। उन सबके पीछे एक आदमी बंदूक लिए नजर आया। जब वो पहाड़ की चोटी पर आ गया, उसने लिया निशाना, दाग दी गोली। पहले हमें धुआं उठता दिखाई दिया और उसके बाद धमाका सुनाई दिया भरमार बंदूक का। अब कोई भी जीती जागती चीज जो उस बंदूक के रेंज के अंदर थी, वो जंगली सुअर नहीं था, क्योंकि वो तो दूर था। पास में थे वो गांव के आदमी, और जब उसने बंदूक चलाई कोई भी झुका नहीं, कोई भी मरा भी नहीं। इसका मतलब उसका निशाना चूक गया। अब वो जो जंगली सुअर जहां से आ रहा था, वहां पर उसके सामने घास के झुरमुट थे। कोई झुरमुट यहां था, कोई वहां था। उसके आगे कुछ टूटी हुई जमीन थी और उसके आगे झाड़ियों का झुरमुट था। झाड़ियों के आगे नदी थी। झाड़ियों के पास पहुंच के वो जंगली सुअर नजरों से ओझल हो गया और वो गांव के कुत्ते भी ओझल हो गए नजरों से, जो कि पीछे भाग रहे थे जंगली सुअर के। थोड़ी देर बाद वो कुत्ते झाड़ियों से निकल के बाहर भागे। उनमें से एक बड़ा कुत्ता जो सबको लीड कर रहा था, वो भी बाहर की तरफ भागा। जब गांव के लोग उन झाड़ियों के नजदीक पहुंच गए और उन्होंने कुत्तों को जोर दिया कि वापस झाड़ियों के अंदर जाओ, वो कुत्ते जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जंगली सुअर अपने नुकीले दांतों से क्या कर सकता है। अब वो बंदूकधारी भी वहां पहुंच गया और उसे चारों तरफ से घेर लिया बाकी लोगों ने। हम लोग क्योंकि नदी के दूसरी तरफ थे,
और नदी के पानी की जो आवाज थी उससे हमें उन लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। यानी कि हमारे सामने साउंडलेस पिक्चर चल रही थी और हमें दिखता था तो सिर्फ धुआं और सुनाई देती थी तो भरमार बंदूक की आवाज। अब वो शिकारी, वो बंदूकधारी उतना ही डर रहा था उन झाड़ियों के झुरमुट के अंदर जाने में जितना कि डर रहे थे वो कुत्ते। और बाद में वो गांव के लोगों से अलग हुआ, एक चट्टान पर बैठ गया, बोला जितना मुझे करना था मैं कर चुका, अब तुम्हारी बारी है। अब गांव के लोगों ने झाड़ियों में पत्थर फेंकने शुरू कर दिए क्योंकि ना तो उनका बंदूकधारी अंदर जा रहा था ना ही जा रहे थे वो कुत्ते। अब जब ये चल रहा था हमने देखा कि झाड़ियों के नीचे जो रेतीला किनारा था जो कि थोड़ा सकरा था, वो सुअर उस पर निकल के आ गया। अब वो सुअर निकला, थोड़ा भागा, फिर रुका, फिर थोड़ा भागा और फिर नदी में कूद गया। अब कोई भी जंगली सुअर हो, किसी भी तरह का हो, वो बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं और पानी में तैरते वक्त उनके जो दांत होते हैं उससे उनका गला भी नहीं कटता है। अब वो जंगली सुअर काफी मशक्कत करता रहा तैरने के लिए, कभी यहां बह रहा था कभी वहां बह रहा था, लेकिन वो बहुत बहादुर था और वो किनारे की तरफ जाते वक्त मेरी नजरों से ओझल हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किनारे पर पहुंच गया होगा। उस चरवाहे ने मुझसे पूछा कि ये जंगली सुअर आपकी बंदूक की फायरिंग रेंज के अंदर था क्या साहब? जिम कॉर्बेट ने कहा कि हाँ, ये मेरी राइफल की रेंज के अंदर था, लेकिन मैं अपनी राइफल गढ़वाल में इसलिए लेके नहीं आया हूं कि जान बचाकर भागते हुए जंगली सुअरों को मारूं। मैं अपनी राइफल इसलिए लेके आया हूं कि मैं उस बुरी आत्मा को मारूं जिस बुरी आत्मा ने तुम्हारी बकरी को मारा है। तो चरवाहा बोला कि आप करिए, जो भी करते हैं अपने ही तरीके से करिए, और आज जब हम अलग हो रहे हैं और मुझे मालूम है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो आप मेरा आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाएं और भगवान आपको अपने कार्य में सफलता दिलाए। मुझे अफसोस है कि वो चरवाहा मुझे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिला। जैसे कि उसने कहा था, वो काफी बूढ़ा था, उतना ही गर्वीला था जितना गर्वीला था ल्यूसीफर। शायद अब वो उतना ही खुश है जितना खुश वो पहले रहा करता था जब वो आदमखोर तेंदुआ उसकी बकरियों को नहीं मार रहा था या फिर उसके कुत्तों के साहस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।